अच्छा, तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी आइडियलिज्म की और हमने 2 आर्ग्यूमेंट्स देखे थे। पहला आर्ग्यूमेंट था बिशप बर्कली का इन फेवर ऑफ आइडियलिज्म और एक और भी आर्ग्यूमेंट हमने देखा था। यू कैन चेक आउट द वीडियो। और आखिरी में वो आर्ग्यूमेंट ये था बेसिकली कि अगर आपकी किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट एक्वेंटेंस ना हो तो आप उसको नहीं जान सकते। यानी कि वो आर्ग्यूमेंट ये था कि मैं इस पेन को नहीं जान सकता अगर मैं इसके साथ अपने आप को अक्वेंट नहीं कर सकता। यानी कि अगर मैं इस पेन को एक्सेस नहीं कर सकता तो मैं इसको जान भी नहीं सकता। ठीक है, तो अब इस चीज को गलत साबित करने के लिए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ नॉलेज की और हम ये देखेंगे कि क्या डायरेक्ट अक्वेंटेंस के बगैर भी हम चीज़ों को जान सकते हैं या नहीं जान सकते। तो सवाल ये है कि क्या डायरेक्ट अक्वेंटेंस के बगैर भी आप चीज़ों को जान सकते हैं या नहीं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें नॉलेज की टाइप्स को समझना पड़ेगा। तो 2 टाइप्स के नॉलेज होते हैं जो हमें बर्ट्रैंड रसल ने बताया। सबसे पहले होता है नॉलेज ऑफ थिंग्स और दूसरा होता है नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स। तो अभी हम सिर्फ नॉलेज ऑफ थिंग्स की बात करेंगे। अब नॉलेज ऑफ थिंग्स में भी 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज नॉलेज बाय अक्वेंटेंस एंड सेकंड इज नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। नॉलेज बाय अक्वेंटेंस क्या होती है? नॉलेज बाय अक्वेंटेंस जो है, किसी भी चीज के साथ जब आपकी अक्वेंटेंस हो जाए तो वो हो जाता है नॉलेज बाय अक्वेंटेंस। अब अक्वेंटेंस किसके साथ होती है? सेंस डाटा के साथ। ठीक है, इस पेन ऑब्जेक्ट को तो मैं नहीं जानता। मुझे ये ब्लू पेन जो नजर आ रहा है और ये जो मुझे हार्डनेस फील हो रही है, ये सब कुछ ये है सेंस डाटा और मैं इस सेंस डाटा के साथ अक्वेंटेड हूं जब भी मैं इसको देखता हूं। अब इसकी इसकी बुनियादी बात यह है कि इसके अंदर कोई इंटरमीडिएरी नहीं है, कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं है, कोई बीच का प्रोसेस नहीं है। वो ये बिल्कुल इमीडिएट है और डायरेक्ट है। इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये कि जब मैं इस पेन को देखता हूँ तो डायरेक्ट इसका कलर मुझे पता चल जाता है। ठीक है, कि ये ब्लू कलर है, तो ये डायरेक्ट आ रहा है। ये मैंने कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं किया कि इसका ब्लू कलर इस तरह होगा या ये होगा। तो डायरेक्ट जब मेरी एक्विजिशन हो गई तो ये है नॉलेज बाय अक्वेंटेंस। सेकंड बात ये है कि ये चीज नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ऑल्दो नॉलेज ऑफ ट्रूथ उसमें होता है लेकिन डिपेंड नहीं करती। वो इस तरह से कि अगर मैं ये बोलूँ कि ये पेन जो है ये थोड़ा डार्क है, या ये मैं बोलूँ कि यार ये ब्लू कलर जो है ये थोड़ा लाइट कलर का है, तो इस स्टेटमेंट से जो कलर मुझे नजर आ रहा है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यानी कि जो कलर मुझे नजर आ रहा है वो वैसा ही रहता है और ये जो मैं स्टेटमेंट्स बोलता हूँ इससे कलर पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स है। अब ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें तो हमारे पास आता है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। अब नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन का क्या मतलब है कि जिसको आप डायरेक्टली नहीं जानते उसकी आप डिस्क्रिप्शन जानते हैं। फॉर एग्जांपल अब कि मैं पेन देख रहा हूँ, ठीक है, अब पेन में मुझे ये ऑब्जेक्ट तो नजर नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ सेंस डाटा नजर आ रहा है कि ये पेन है और इसकी ये हार्डनेस मुझे फील हो रही है जहां से मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहां से कंक्लूड करता हूं कि क्योंकि ये सेंस डाटा मुझे नजर आ रहा है तो इसके पीछे एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएरी प्रोसेस है। सेकेंडली ये कि पेन को मैं डायरेक्टली नहीं जानता, पेन को मैं बाय डिस्क्रिप्शन जानता हूँ। मतलब कि पेन के साथ तो मेरी डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं है। पेन को मैं पेन की क्या, तो मुझे कैसे पता कि पेन क्या है? पेन एक ऐसी चीज है जो कि लिखने के काम आती है, उसके अंदर इंक डली होती है, उसका ये बटन होता है। ठीक है, ये जो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूँ कि पेन क्या चीज है, ये मैं डायरेक्टली नहीं जानता, ये मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। अब अगर टेबल की बात की जाए तो हम बोलेंगे कि टेबल इज अ ऑब्जेक्ट विच कॉजेस सच एंड सच सेंस डाटा। ठीक है, तो ये टेबल की डिस्क्रिप्शन हो गई। मैं टेबल को एज एन ऑब्जेक्ट नहीं जानता, मेरी टेबल के साथ डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं है। अब नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन के लिए ये जरूरी है कि आपका ऐसी चीज के साथ एक्वेंटेंस हो जिसका उस ऑब्जेक्ट के साथ ताल्लुक है। इस बात का क्या मतलब कि टेबल जो मुझे नजर आती है तो वो मैं सेंस डाटा से कंक्लूड करता हूँ कि वो टेबल है।
तो अब मेरी डायरेक्ट अक्वाइंटेंस सेंस डेटा के साथ तो है ना, तो ये अक्वाइंटेंस जो है वो ज़रूरी है नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन के लिए भी। अच्छा, अब अक्वाइंटेंस के ऊपर वापस आ जाते हैं। अक्वाइंटेंस में हमारे पास 3 चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ है मेमोरी। हमारी अक्वाइंटेंस सेंस डेटा के अलावा मेमोरी के साथ भी है, और मेमोरी हमें बताती है पास्ट की चीज़ों का। जब आप कोई चीज़ रिकॉल करते हैं तो आपको पता होता है कि ये पास्ट में हुई हुई है, और जो भी चीज़ आप रिकॉल करते हैं उसके साथ आपकी डायरेक्ट अक्वाइंटेंस है, राइट? तो आपकी अक्वाइंटेंस विद मेमोरी भी हो गई। दूसरा आपकी अक्वाइंटेंस है इंट्रोस्पेक्शन के साथ, ठीक है? आप इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, आप अपनी फीलिंग्स को देख सकते हैं। आपकी अक्वाइंटेंस है अपनी फीलिंग्स के साथ और अपने थॉट्स के साथ। और दूसरी बात ये कि आपकी फिर तीसरी चीज़ आ जाती है कि आपकी अक्वाइंटेंस है सेल्फ के साथ, ठीक है? अब सेल्फ क्या है? सेल्फ ये है, इसकी एग्जांपल ये है कि जब मैं सूरज को देखता हूँ तो इसमें 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, एक मैं हूं और एक सूरज है। मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैं ऑब्जर्वर हूं, और सूरज जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है? मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। लेकिन इसमें एक और भी चीज है, मैं ये भी जानता हूं कि मैं सूरज को देख रहा हूं, तो मेरा सूरज को देखना ये भी एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। इफ यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। सो पहला ऑब्जेक्ट तो हो गया सन जिसको मैं देख रहा हूं, और दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया मी सीइंग द सन। इस मी सीइंग द सन के साथ भी मेरी डायरेक्ट अक्वाइंटेंस है, यानी कि मैं जानता हूं कि मैं सूरज को देख रहा हूं, तो मेरी अक्वाइंटेंस सेल्फ के साथ भी हो गई। लेकिन सेल्फ के साथ अक्वाइंटेंस जो है ना, ये प्रूफ करना थोड़ा सा मुश्किल है। यानी कि इंट्रोस्पेक्शन तो हमें पता चल गया कि मैं अपने बारे में जानता हूं, लेकिन क्या मैं सेल्फ को जानता हूं या पहचानता हूं कि सेल्फ ही क्या चीज है, वो हम कुछ उस पे कह नहीं सकते। और उसके प्रो में भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स दी जा सकती हैं, उसके अगेंस्ट में भी काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स दी जा सकती हैं। आप दोस्त से ये नहीं कह सकते कि सेल्फ के साथ अक्वाइंटेंस है, ऑल्दो कि हमें फील इस तरह होता है कि हमारे सेल्फ के साथ अक्वाइंटेंस है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम सेल्फ को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो अल्टीमेटली जो है हम अपने थॉट्स या फीलिंग्स के ऊपर ही लैंड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद हमें ऐसा फील होता है कि हमारी अक्वाइंटेंस जो है सेल्फ के साथ है, यानी कि मैं जानता हूं कि ये आई जो है, ये मैं जो है, ये कौन है। अब रीजन क्या है कि हमें फील होता है कि हमारी अक्वाइंटेंस है सेल्फ के साथ? वो रीजन ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इफ आई होप यू कैन सी इट, और आई होप कि ये नजर आ रहा हो। मैं जब टेबल को देखता हूं, मैंने बोला था कि हमारी एक ऑब्जेक्ट के साथ अक्वाइंटेंस होनी चाहिए जिसका कनेक्शन होगा ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है? ये टेबल है, ऑब्जेक्ट है, और ये मैं हूं। मेरी अक्वाइंटेंस होती है सेंस डेटा के साथ जिसका कनेक्शन है टेबल के साथ, तो फिर मैं टेबल को जान पाता हूं, ठीक है? तो अब इसी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए, जब मैंने जिस तरह आपको सन की एग्जांपल दी कि मैं जब सन को देखता हूं तो एक तो मैं सन को देख रहा हूं एज एन ऑब्जेक्ट, और मैं मी सीइंग द सन को भी देख रहा हूं, यानी कि मैं इस बात से भी अवेयर हूं कि मैं सूरज देख रहा हूं। तो ये जो अवेयरनेस है मी सीइंग द सन की, इसको जानने के लिए मेरी डायरेक्ट अक्वाइंटेंस होनी चाहिए आई के साथ, मी के साथ, कि मैं कौन हूं, ठीक है, जो सन को देख रहा है। और दूसरी बात ये कि किसी और का सेंस डेटा जो है, या किसी और का जो सेल्फ है, यानी कि किसी और के माइंड के अंदर क्या चल रहा है, वो तो मैं नहीं जान सकता ना, क्योंकि मेरी उसके साथ अक्वाइंटेंस नहीं है। किसी और के इंसान के साथ मुझे सिर्फ उसका सेंस डेटा से उसका पता है, ठीक है? उसके माइंड के अंदर क्या है वो मुझे नहीं पता, फिलोसॉफिकली स्पीकिंग। तो जब मुझे ये पता चलता है कि कोई सूरज को देख रहा है, तो वो मैं ही हो सकता हूँ। और मेरी सेल्फ के साथ अक्वाइंटेंस किस तरह है, वो होनी चाहिए, क्योंकि मैं इस चीज से अवेयर हूं कि मैं सूरज को देख रहा हूं। तो बहुत ही आसान बात भी है, लेकिन बहुत ही मुश्किल बात भी है। बर्टन रसेल जो है वो बहुत ही टेक्निकलिटी में चले जाते हैं, और 2+2=4 करके बिल्कुल आपको बताते हैं कि क्या चीज़ किस तरह है। तो आई होप आई एम कीपिंग इट सिंपल, ऑल्दो आई हैव अ टेंडेंसी टू मेक थिंग्स ओवरली कॉम्प्लिकेटेड। तो
एनीवेज, तो जिस तरह कि हमने बोला कि मुझे ये पता ना चल पाता कि इसका मी सीइंग द सन का मतलब क्या है जब तक मुझे ये ना पता होता कि ये मी क्या है। और क्योंकि मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं सूरज को देख रहा हूँ, आई एम सीइंग द सन, इसलिए ये हम लॉजिकली कंक्लूड कर सकते हैं कि मेरी एक्वेंटेंस मी के साथ है या मेरी एक्वेंटेंस आई के साथ है। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है अज्यूम करना कि जो आई या जो मी आज है, मेरा जो सेल्फ मेरा आज है वही मेरा कल भी था, वही मेरा परसों भी था, क्योंकि सेल्फ हमारा चेंज भी हो सकता है। तो ऐसा महसूस होता है कि मेरी सेल्फ के साथ एक्वेंटेंस है, लेकिन हम इसको कॉन्क्रीटली ये कह नहीं सकते कि हाँ भाई है, हम बस ये कह सकते हैं कि हाँ इसकी प्रोबेबिलिटी है। तो अब समरी कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले नॉलेज की दो टाइप्स होती हैं, नॉलेज ऑफ ट्रूथ्स एंड नॉलेज ऑफ थिंग्स। हम नॉलेज ऑफ थिंग्स की बात कर रहे हैं। नॉलेज ऑफ थिंग्स की आगे दो टाइप्स हैं, नॉलेज बाय एक्वेंटेंस एंड नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन। अब नॉलेज बाय एक्वेंटेंस क्या होता है? नॉलेज बाय एक्वेंटेंस कोई भी ऐसी चीज जिससे आप डायरेक्टली जान सकें और उसके अंदर कोई इंटरमीडिएरी प्रोसेस ना हो। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ गया सेंस डेटा, इससे आप डायरेक्टली एक्वेंट हो जाते हैं और आप इसके बारे में, इसके ट्रूथ के बारे में कुछ भी कहते रहें कि ये डार्क है, लाइट है, इससे ये जो कलर मुझे नजर आ रहा है उस पर फर्क नहीं पड़ता, उस नॉलेज के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। ये डायरेक्ट एक्वेंटेंस है। एक्वेंटेंस में हमारे पास सिर्फ सेंस डेटा नहीं है, हमारे पास मेमोरी भी है जो कि हमें पास्ट की चीज़ों से एक्वेंट करती है। हमारे पास इंट्रोस्पेक्शन है जिससे हमें अपने थॉट्स और फीलिंग्स के साथ एक्वेंटेंस मिलती है। और तीसरी चीज़ है हमारी एक्वेंटेंस विद सेल्फ, जिसको हम प्रूफ नहीं कर सकते लेकिन हमें फील होता है कि वो है, कि मैं खुद को जानता हूँ। अच्छा, तो बीच में मेरे माइक की बैटरी ऑफ हो गई थी, तो यू विल हैव टू मेक डू विद द ऑडियो जो कि फ़ोन में रिकॉर्ड हुई है। तो आई विल ट्राई कि उसमें से जितनी भी नॉइस रिडक्शन हो सकती है वो हो जाए, लेकिन अब मैं सारी बातें दोबारा रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि इतनी एनर्जी नहीं है। एनीवेज, तो हाँ, हम सारी बातों की समरी कर रहे थे और मैंने नॉलेज बाय एक्विजिशन का बता दिया था। अब हम बात कर रहे थे नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन की। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में इंटरमीडिएरी प्रोसेस मौजूद है। इसका क्या मतलब कि किसी भी चीज़ को जब मैं बाय डिस्क्रिप्शन जानता हूँ तो उसको मैं डायरेक्टली नहीं जानता, डायरेक्ट एक्वेंटेंस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ये पेन मैं देख रहा हूँ, अब इस पेन को एज एन ऑब्जेक्ट मैं नहीं जानता। ये टेबल है, इसको मैं एज एन ऑब्जेक्ट नहीं जानता, इसको मैं अपने सेंस डेटा के थ्रू जानता हूँ। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि क्योंकि मुझे ये सेंस डेटा नज़र आ रहा है तो ज़रूरी है कि इसके पीछे टेबल हो। तो ये इंटरमीडिएरी प्रोसेस है, इसको मैं डायरेक्टली नहीं जान रहा। सेकंड बात ये कि टेबल को मैंने दोबारा वही बात की कि टेबल को मैं डायरेक्टली नहीं जानता, उसको मैं बाय डिस्क्रिप्शन जानता हूँ। और बाय डिस्क्रिप्शन जानने का क्या मतलब है कि अगर मैं टेबल को डिफाइन करूँ तो टेबल को मैं इस तरह से डिफाइन करूँगा कि टेबल जो है लकड़ी की बनी होती है, हार्ड होती है, उसकी रेक्टेंगुलर शेप होती है, ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, तो मैं बेसिकली क्या बता रहा हूँ आपको? मैं आपको बता रहा हूँ कि अ टेबल इज एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स सच एंड सच सेंस डेटा या दैट हैज सच एंड सच सेंस डेटा। ठीक है, तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ टेबल को एज एन ऑब्जेक्ट, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, मैं नहीं जानता। तो इस चीज को मैं जान रहा हूँ बाय डिस्क्रिप्शन। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे पास तीन चीजें होती हैं। कोई भी चीज जिसको आप बाय डिस्क्रिप्शन जानेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप उसके साथ डायरेक्टली एक्वेंट नहीं हो सकते। सेकंड ये कि वो वन ऑफ इट्स काइंड होनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम डिस्क्रिप्शन में आ जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, एक है अ सो एंड सो और दूसरा है द सो एंड सो। अ सो एंड सो जो है हमारे पास बड़ा वेग और एम्बिगुअस होता है। इसकी एग्जांपल इस तरह है जैसे अ मैन, ठीक है, कोई भी हो सकता है, अ मैन इन लंदन, बहुत ही वेग, जेनेरिक, एम्बिगुअस बात है। लेकिन द सो एंड सो की एग्जांपल ये है कि मैं बोलूं द मैन विद द आयरन मास्क। ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक है, डिफाइंड है, ये डेफिनेट है, राइट। तो जब भी हम डिस्क्रिप्शन की बात करेंगे तो हम द सो एंड सो की बात करेंगे, क्योंकि अ सो एंड सो के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूइटीज हैं और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
जिस तरह के बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं, तो हम द सो एंड सो की बात करेंगे। तो अब द सो एंड सो के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट जिसको आप बाय डिस्क्रिप्शन जानते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो होना चाहिए द सो एंड सो होना चाहिए। सेकेंडली, आपकी उससे डायरेक्ट अक्वेंटेंस नहीं होनी चाहिए। थर्डली, वो वन ऑफ इट्स काइंड होना चाहिए, यानी कि द मैन विद द आयरन मास्क जो है वो वन ऑफ इट्स काइंड है, वो ओनली एक ही हो सकता है, वो कोई और नहीं हो सकता। या अगर मैं बोलूं कि द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स, तो वो एक ही कैंडिडेट होगा विद द मोस्ट वोट्स, ठीक है। और आपकी उससे डायरेक्ट अक्वेंटेंस भी नहीं होगी, क्योंकि बेशक आप उस बंदे को जानते हो हु इज गोइंग टू बी द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स, लेकिन यू डोंट नो वेदर ही इज द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स, राइट। तो आप उसको एज अ फ्रेंड जानते होंगे, लेकिन एज अ कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स आप उसको नहीं जानते। अब यहाँ पे बात यह है कि अगर मैं बोलूं ए, द लेटर ए, जिस तरह हम मैथ्स में किसी भी वैल्यू को रिप्लेस बाय एक्स कर देते थे, तो जो भी कैंडिडेट है जिसके मोस्ट वोट्स हैं उसको मैं बोलूं ए इज द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स, तो हमारी ए से डायरेक्ट अक्वेंटेंस नहीं है। अगर हमारी ए से डायरेक्ट अक्वेंटेंस हो तो हम ये जान सकते हैं कि ही इज द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स, यानी कि अगर आप उसको जानते हो तो आप जानते होंगे कि ही इज द कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स, राइट। लेकिन अगर आपकी ए से अक्वेंटेंस नहीं है, फिर भी आप ये जान सकते हैं कि देयर इज अ कैंडिडेट विद द मोस्ट वोट्स। तो जो हमने आइडियलिज्म में बात डिस्कस की थी कि किसी भी चीज को जानने के लिए हमारी उससे अक्वेंटेंस होना जरूरी है, तो यहाँ पे बर्ट्रैंड रसेल वो बात दिखा रहे हैं कि नहीं, वो जरूरी नहीं है, उसको आप बाय डिस्क्रिप्शन जान सकते हैं। अच्छा, इसके बाद बर्ट्रैंड रसेल ये कहते हैं कि जो कॉमन वर्ड्स हैं, प्रॉपर नेम्स भी जो हैं, वो भी एक तरह से डिस्क्रिप्शन ही है। और अगर आपने किसी भी प्रॉपर नेम को एक्सप्लेन करना है तो उसको आपको डिस्क्रिप्शन से ही रिप्लेस करना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, यानी कि कोई पर्सन कोई और डिस्क्रिप्शन देगा, कोई इंसान कोई और डिस्क्रिप्शन देगा, लेकिन और एक इंसान में भी टाइम टू टाइम वेरी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको टेबल की एग्जाम्पल दी, टेबल की डिस्क्रिप्शन दी, तो मैंने पहले आपको कहा था कि टेबल जो है लकड़ी की बनी होती है, ब्राउन कलर होता है। मैं हो सकता है आप कहूँ कि टेबल जो है वो प्लास्टिक की होती है, उसकी 4 टांगे होती हैं, वो गोल होती है। डिस्क्रिप्शन जो है वो चेंज, लेकिन इसमें कांस्टेंट क्या है, कंसिस्टेंट क्या चीज है, ऑब्जेक्ट, जो कि है टेबल। अब तीसरी बात बर्ट्रैंड रसेल ये करते हैं कि जो भी डिस्क्रिप्शंस हैं, इससे जो प्रोपोजिशन है, यानी कि जो अल्टीमेट मीनिंग है डिस्क्रिप्शन का, डिफरेंट डिस्क्रिप्शन से उस मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज ये डिस्क्रिप्शन सही हो। अब इस बात का क्या मतलब है, बहुत ही आसान बात है, लेकिन वो बहुत ही बात को मुश्किल करके बताते हैं। इस बात का मतलब ये है, हम नेपोलियन की एग्जांपल ले लेते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक डिस्क्रिप्शन तो वो होगी जो नेपोलियन खुद अपने बारे में देगा कि नेपोलियन कौन है, ठीक है। वो एक्चुअल डिस्क्रिप्शन होगी और वो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसेल, क्योंकि वो उससे खुद आ रही है और उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा है, राइट। तो जो डिस्क्रिप्शन है वो एक्चुअली है ही ऑब्जेक्ट। सेकंड बात ये कि अब इस डिस्क्रिप्शन को तो हम कभी मैच कर ही नहीं सकते जो नेपोलियन ने अपने आप के लिए इस्तेमाल की। अब आएंगी हमारी डिस्क्रिप्शन। पर्सन ए जो है वो नेपोलियन के बारे में सोचता है कि यार उसने जंग लड़ी। पर्सन बी जो है वो नेपोलियन के बारे में सोचता है कि वो बड़ा बहादुर था। पर्सन सी जो है वो नेपोलियन के बारे में सोचता है देयर इज नथिंग वी कैन डू, वो मीम जो आ जाती है। ये सारी डिस्क्रिप्शंस जो हैं ये डिफरेंट हैं, लेकिन इन सारे डिफरेंट डिस्क्रिप्शंस के बावजूद भी जो प्रोपोजिशन है डिस्क्रिप्शन का, उस पे कोई असर नहीं पड़ता। और अब प्रोपोजिशन क्या है, प्रोपोजिशन से मुराद है कोर मीनिंग जो आप डिलीवर करना चाहते हैं जब आप किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। तो इसका कोर मीनिंग क्या होगा कि वो एक वॉरियर था। अब जब हम जजमेंट देते हैं कि नेपोलियन जो है वो फ्रेंच मिलिट्री लीडर था, तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल नॉलेज है, और इसके अंदर एक्सेप्ट फ्रेंच सारे वर्ड्स जो हैं वो यूनिवर्सल्स हैं। अब फ्रेंच को लेके भी हर बंदे की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन होगी। फ्रेंच जब हम बोलते हैं तो किसी के माइंड में मैप आएगा, किसी के माइंड में पेरिस आएगा, किसी के माइंड में आईफिल टावर आएगा,
अब ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, इनके मीनिंगफुल होने के लिए ज़रूरी है कि जिस चीज़ से आपने इनको डिस्क्राइब किया है, उस चीज़ के साथ आपकी अक्वेंटेंस हो। तो अक्वेंटेंस विद द रेफरेंस्ड पर्टिकुलर होना ज़रूरी है। ये अल्फाज बहुत ही मुश्किल हैं, लेकिन आसान बात यह है कि जब मैंने फ्रेंच की बात की और मेरे ज़हन में मैप आया, तो मेरे पास मैप की अक्वेंटेंस होनी चाहिए। मुझे पता होना चाहिए कि मैप क्या है। अगर मुझे ये भी नहीं पता कि मैप क्या है, तो फिर मैं अगर बोलूँ कि फ्रेंच मैप, ठीक है, या मैं इस तरह की कोई डिस्क्रिप्शन दूँ, तो वो बिल्कुल यूज़लेस और जिब्रिश नॉइज़ होगी। और अगर ये अक्वेंटेंस नहीं होगी, मिसाल के तौर पे मैं बोलूँ कि द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड ऑफ मेन, तो अब इसमें सारे जो अल्फाज मैंने इस्तेमाल किए हैं ये यूनिवर्सल्स हैं। द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड ऑफ मेन, ये सारे जनरल, वेग और एम्बिगुअस है। मेरे पास तमाम इंसानों की, तमाम आदमियों की अक्वेंटेंस नहीं है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि फिर मैं इस डिस्क्रिप्शन से बियॉन्ड नहीं जान सकता। तो कोई भी डिस्क्रिप्शन हो, उसके अंदर जो है रेफरेंस टू अ पर्टिकुलर जो होता है, यानी कि जिस जिस भी चीज़ को आप रेफरेंस कर रहे हैं, उसके साथ अक्वेंटेंस होना ज़रूरी है। और लॉजिक का मामला ये होता है कि वहाँ पे कंसर्न क्या है, उसके साथ-साथ ये भी होता है कि क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी। और अगर हम लॉजिक की बात करें, तो लॉजिक का कंसर्न जो है वो होता है व्हाट कुड बी अलोंग विद व्हाट इज़। अच्छा, तो सारी बातें जो हमने की उसको ज़रा उसको एक स्ट्रक्चर दे देते हैं। अच्छा, हमारी जो स्टेटमेंट्स होती हैं, हम उनको इस तरह से कहते हैं जैसे वो बिल्कुल सच हैं, बजाय इसके कि हम उसको इस तरह कहें कि जैसे वो फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन है। अब हमारी जो स्टेटमेंट है या हमारी जो डिस्क्रिप्शन है, वो वैसी तो नहीं हो सकती जो कि नेपोलियन अपने बारे में कहता। ऑल्दो ऐसी होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं हो सकती। लेकिन उसके बावजूद जो अब हमारी डिस्क्रिप्शन है, वो इतना वेरी करती है और उसके बाद भी हम कम्युनिकेशन के काबिल होते हैं और उसको समझ सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि एज़ लॉन्ग एज़ कि वो डिस्क्रिप्शन सही है, तो उसकी जो अंडरलाइंग प्रोपोज़िशन जो है, वो सेम होती है। और हम जब वेरिंग डिस्क्रिप्शंस दे रहे होते हैं, तो हमारा ये बिलीफ होता है कि उन सारी मुख्तलिफ डिस्क्रिप्शंस के नीचे एक ऐसी सच्ची प्रोपोज़िशन है, जो कि कंसिस्टेंट है और हमारा इंटरेस्ट जो है वो यही प्रोपोज़िशन है। और अब जो है सारी बात कंक्लूड होगी कि हम इस प्रोपोज़िशन से डायरेक्टली अक्वेंटेड नहीं हैं। हम तो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इस प्रोपोज़िशन को जानते हैं कि ये सच है। अच्छा, ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, इसके अंदर स्टेजेस हैं और एक हायरार्की है जो कि बनती जाती है जैसे-जैसे आप अक्वेंटेंस रिमूव करते जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक डिस्क्रिप्शन वो है जो कि नेपोलियन ने अपने बारे में दी, ठीक है? उसके अंदर एक्वेंटेंस बहुत ज़्यादा है। फिर एक डिस्क्रिप्शन है जो कि उन लोगों ने दी जो कि नेपोलियन को जानते थे, ठीक है? वो उसके सेंस डाटा से उसको जानते थे। फिर एक डिस्क्रिप्शन वो हुई जो मैंने और आपने नेपोलियन के बारे में दी, वो बेस्ड थी हिस्टोरिकल नॉलेज पे। अब उसमें हमारी एक्वेंटेंस क्या है, जो और लोगों ने बातें बताई या जो हमने सुनी या जो हमने पढ़ी। उसके बाद वाली जो डिस्क्रिप्शन है, वो है फॉर एग्जांपल द मैन विद द आयरन मास्क। और उसके बाद सबसे लोएस्ट लेवल पे द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड ऑफ मैन। तो ये हायरार्की ऊपर से नीचे तक आती जा रही है और यही हायरार्की जो है वो यूनिवर्सल्स में भी फॉलो होती है। तो जो भी नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन है, उसको भी आप अल्टीमेटली नॉलेज बाय एक्वेंटेंस में रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि हमने शुरू में ये बात की कि नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन में भी ये ज़रूरी है कि जो पर्टिकुलर जिससे आप रेफरेंस दे रहे हैं, रेफरेंस दे के एक्सप्लेन कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर के साथ आपकी एक्वेंटेंस होनी चाहिए। तो यही हमारा फंडामेंटल प्रिंसिपल भी है कि जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, उसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे, यानी कि जो भी उसके अंदर चीज़ें होंगी जो जिनसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन चीज़ों के साथ आपकी एक्वेंटेंस होनी चाहिए। तो अब फाइनली आखिरी बात ये कि नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जो है, अगर ये ना होता और अगर हम सिर्फ नॉलेज बाय एक्वेंटेंस पे रिलाई करते, तो हमारा नॉलेज बेस जो है और हमारा होराइजन जो है, वो बहुत ही स्मॉल होता है, क्योंकि एक्वेंटेंस तो सिर्फ सेंस डेटा, मेमोरी, इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ के साथ है। उसके अलावा तो फिर आप जान ही नहीं सकते। तो नॉलेज बाय डिस्क्रिप्शन जब आता है, तो हम अपने सेंसेस से बियॉन्ड चीज़ों को जान सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारी वीडियो का होता है इख्तिताम। काफ़ी सिंपल बातें थी, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, ठीक है? समझना एक मुश्किल काम है और फिर उसको समझाना उससे ज़्यादा मुश्किल काम है।
तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ आई होगी और आपको पल्ले पड़ा होगा कुछ। और जो भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ आई है, अगर आपको लगता है कि मेरे समझाने में कुछ गलती है, तो यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। टेक केयर।